हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएसटी डेफ्टी पर। यहाँ हम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आज के वीडियो में हम बात करेंगे CGST रूल्स 2017 के तहत डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई के नियमों के बारे में। ये नियम तब लागू होते हैं जब हमें किसी सप्लाई की वैल्यू निर्धारित करनी होती है, खासकर जब लेन देन पूरी तरह से पैसे में नहीं होता या विशेष परिस्थितियों में। तो चलिए शुरू करते हैं और इन नियमों को एक एक करके समझते हैं। रूल 27, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। सबसे पहले बात करते हैं रूल 27 की, जो तब लागू होता है जब सप्लाई का भुगतान पूरी तरह से नकद में नहीं होता, बल्कि इसमें कुछ हिस्सा नॉन मॉनेटरी रूप में होता है, जैसे बार्टर, सामान के बदले सामान। इसका मकसद है कि सप्लाई की सही वैल्यू निकाली जाए ताकि जीएसटी सही तरीके से लगाया जा सके। क्लॉज ए, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब है वह कीमत जो कोई गुड्स या सर्विस खुले बाजार में स्वतंत्र परचेसर और सेलर के बीच बिना किसी दबाव के प्राप्त कर सकती है। ओपन मार्केट वैल्यू सबसे विश्वसनीय आधार है क्योंकि यह बाजार की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण, मान लीजिए एक दुकानदार 1 लाख रुपए की कीमत वाला लैपटॉप बेचता है, लेकिन भुगतान के रूप में उसे 50,000 रुपए नकद और एक पुराना लैपटॉप मिलता है। अगर इस लैपटॉप की ओपन मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है तो सप्लाई की वैल्यू भी 1 लाख रुपए मानी जाएगी। क्लॉज बी, सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी एंड इक्विवेलेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। अगर ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध नहीं है तो इस क्लॉज के तहत सप्लाई की वैल्यू होगी नकद में मिला भुगतान प्लस गैर नकद हिस्से की मनी वैल्यू, अगर यह सप्लाई के समय जानी जा सकती है। उदाहरण, अगर कोई कार डीलर 10 लाख की कार बेचता है और उसे 8 लाख नकद और 2 लाख का पुराना स्कूटर मिलता है जिसकी बाजार में कीमत 2 लाख है, तो सप्लाई की वैल्यू होगी 10 लाख रुपए। क्लॉज ई सी टू सी, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। अगर क्लॉज ए और से वैल्यू निकालना संभव न हो तो सप्लाई की वैल्यू उसी तरह के गुड्स या सर्विस की वैल्यू होगी जो समान गुणवत्ता और प्रकार की हो। उदाहरण, अगर कोई ज्वेलर सोने की चेन बेचता है और बदले में चांदी की चेन लेता है, लेकिन ना तो जब ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध है और नई चांदी की चेन की कीमत स्पष्ट है, तो समान क्वालिटी की सोने की चेन की बाजार वैल्यू को आधार माना जाएगा। क्लॉज 24, कंसिडरेशन इन मनी प्लस इक्विवेलेंट डिटरमिन्ड बाय रूल 30 और 31। अगर उपरोक्त तीनों क्लॉजेस से वैल्यू नहीं निकल पाती तो नकद भुगतान और गैर नकद हिस्से की कीमत को रूल 30 या रूल 31 के आधार पर निकाला जाएगा। उदाहरण, अगर कोई सप्लाई में नकद और कुछ अनोखी वस्तु मिलती है जिसकी कीमत बाजार में नहीं मिलती, तो रूल 30 कॉस्ट आधारित या रूल 31 रेसिजुअल मेथड का उपयोग होगा। रूल 28, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्संस अदर देन थ्रू एन एजेंट। यह नियम तब लागू होता है जब सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्संस जैसे एक ही कंपनी की अलग अलग शाखाएं या रिलेटेड पर्संस जैसे परिवार के सदस्य या एक ही मालिक वाली कंपनियां के बीच होती है, लेकिन इसमें एजेंट शामिल नहीं होता। रिलेटेड पर्सन का मतलब CGST एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 8(4) के तहत रिलेटेड पर्सन में परिवार के सदस्य, एक ही मालिक वाली कंपनियां या कोई व्यक्ति जो दूसरे के व्यवसाय को नियंत्रित करता हो शामिल है। एजेंट पर क्यों लागू नहीं? एजेंट के मामले में सप्लाई का तरीका अलग होता है और इसके लिए रूल 29 अलग से बनाया गया है। क्लॉज ए और बी, ये दोनों क्लॉज रूल 27 के क्लॉज ए और बी के समान हैं, यानी क्लॉज से ए सप्लाई की वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू होगी। क्लॉज बी, अगर ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध नहीं है तो नकद प्लस गैर नकद हिस्से की मौद्रिक कीमत। इन दोनों को हम रूल 27 में विस्तार से समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं। क्लॉज बास सी थे, अगर सप्लाई की वैल्यू क्लॉज ए या बी से नहीं निकलती तो
तो रूल 30 या 31 लागू होंगे। अगर आपने किसी रिलेटेड पार्टी या ओन ब्रांच डिस्टिंक्ट पर्सन को माल बेचा है और वह पार्टी वही माल एज सच आगे बेच रही है, तो आप उस सप्लाई की वैल्यू को निर्धारित करने के लिए रिसीवर ने जो प्राइस अपने कस्टमर से चार्ज किया है उसका 90% तक वैल्यू ले सकते हैं, बशर्ते कस्टमर रिलेटेड पर्सन नहीं हो। अगर रेसिपिएंट आईटीसी लेने का हकदार है तो सप्लाई की वैल्यू वही होगी जो पार्टीज तय करती हैं। इसी का कारण यह है कि अगर कीमत कम तय की गई तो आईटीसी भी कम मिलेगा, इसलिए वैल्यूएशन भी सेक्शन 15 के अनुसार होगा। अगर एक कंपनी अपनी दिल्ली ब्रांच से मुंबई ब्रांच को मशीन सप्लाई करती है और दोनों ब्रांचेस आईटीसी लेने की हकदार हैं, तो वे आपस में तय की गई कीमत, मान लीजिए 5 लाख रुपए, को वैल्यू मान सकती है। अगर वैल्यू 0 है और टैक्स क्रेडिट लिया जा सकता है तो वैल्यू को 0 माना जा सकता है। सब रूल 2, यदि सप्लायर एंड रेसिपिएंट रिलेटेड पर्संस हैं, रेसिपिएंट भारत में स्थित है और सप्लायर ने उसके लिए किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कॉर्पोरेट गारंटी दी है, तो उस गारंटी सर्विस का वैल्यू मान लिया जाएगा, जो कि दोनों में से अधिक हो गारंटी राशि का 1% पर ईयर या एक्चुअल कंसिडरेशन। रूल 29, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। एजेंट का मतलब CGST एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 के अनुसार एजेंट वह व्यक्ति है जो प्रिंसिपल की ओर से गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है और प्रिंसिपल की अनुमति से काम करता है। उदाहरण के लिए एक डीलर जो मैन्युफैक्चरर की मशीन बेचता है वह एजेंट है। क्लॉज ए, सप्लाई की वैल्यू होगी ओपन मार्केट वैल्यू या वह कीमत जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच तय की गई हो। उदाहरण, एक मैन्युफैक्चरर अपनी मशीन जिसकी कीमत ओपन मार्केट वैल्यू में 1 लाख रुपए है, एजेंट को 90,000 रुपए में देता है। यहाँ वैल्यू 1 लाख रुपए मानी जाएगी क्योंकि ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध है। अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच तय कीमत 90,000 रुपए को आधार माना जाता है तो वैल्यू 90,000 रुपए हो सकती है, बशर्ते यह उचित हो। क्लॉज बी, अगर ओपन मार्केट वैल्यू उपलब्ध नहीं है तो रूल 30 या 31 लागू होंगे। शो रूल 30, वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन कॉस्ट। यह नियम कब लागू होता है? तो साइन देखिए, जब रूल 27, 28 या 29 से वैल्यू नहीं निकल पाती तो रूल 30 लागू होता है। इसमें सप्लाई की वैल्यू होगी कॉस्ट का 110%, यानी गुड्स या सर्विसेज को बनाने की लागत में 10% मार्जिन जोड़कर। यह एक लागत आधारित दृष्टिकोण है जिसमें गुड्स या सर्विसेज को बनाने में हुए कुल खर्च जैसे कच्चा माल, मजदूरी, ओवरहेड्स को आधार बनाया जाता है और उसमें 10% प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा जाता है। उदाहरण, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर एक मशीन बनाता है जिसकी कुल लागत कच्चा माल, मजदूरी, बिजली आदि 50,000 रुपए है। इसकी वैल्यू होगी 55,000 रुपए। यह नियम उन मामलों में उपयोगी है जहां बाजार मूल्य उपलब्ध न हो और लागत के आधार पर वैल्यू निकालना सबसे उचित होता है। रूल 31, रेजिडुअल मेथड। रूल 31 तब लागू होता है जब कोई अन्य नियम से वैल्यू नहीं निकल पाती। यह एक अंतिम उपाय है। इसमें सप्लाई की वैल्यू को उचित और व्यावसायिक तरीके से निकाला जाता है जो जीएसटी कानून के सिद्धांतों के अनुरूप हो। यह तरीका बाजार की परिस्थितियों, विशेषज्ञों की राय या अन्य स्वीकार्य विधियों पर आधारित हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए एक कलाकार एक अनोखी मूर्ति बनाता है जिसकी कोई ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, न ही लागत स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में वह विशेषज्ञों की राय लेता है जो मूर्ति की वैल्यू 2 लाख रुपए आंकते हैं। यह 2 लाख रुपए सप्लाई की वैल्यू होगी। रूल 32, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज। सब रूल, एक ये नियम कुछ खास सप्लाईज जैसे एयर टिकट, लाइफ इंश्योरेंस, मनी चेंजर, लॉटरी और वाउचर आदि के लिए है। इसका मकसद इन विशिष्ट सप्लाई की वैल्यू को स्पष्ट करना है। सब रूल 2, ऑबोटेल पेडो, मनी चेंजिंग सर्विसेज। मनी चेंजर की सर्विसेज में वैल्यू होगी बाइंग रेट और सेलिंग रेट की कीमत का अंतर। मनी चेंजर सर्विस में अगर किसी फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में या इंडियन करेंसी से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता हो तो
सर्विस की वैल्यू आरबीआई का रेफरेंस रेट और बाइंग या सेलिंग रेट के डिफरेंस को करेंसी से मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगी वही सर्विस की वैल्यू कहलाएगी। मान लीजिए एक ग्राहक 10,000 अमेरिकी डॉलर को भारतीय रुपए में बदलवाना चाहता है। उस दिन आरबीआई द्वारा निर्धारित रेफरेंस रेट है 83 रुपये प्रति यूएसडी, मनी चेंजर का रेट है 82 रुपये प्रति यूएसडी, यानी वह सस्ते में खरीद रहा है। तो सर्विस की वैल्यू होगी आरबीआई रेट माइनस बाइंग और सेलिंग रेट मल्टीप्लाई बाई टोटल करेंसी, यानी 1 रुपया मल्टीप्लाई बाई 10,000 मतलब 10,000 रुपये। अगर आरबी का रेफरेंस रेट उपलब्ध नहीं है तो वैल्यू फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके 1% निकाला जाएगा जो सर्विस की वैल्यू होगी। मान लीजिए एक मनी चेंजर ने किसी विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में बदला, लेकिन उस दिन आरबीआई का रेफरेंस रेट उपलब्ध नहीं था। मनी चेंजर ने ग्राहक से 5 लाख रुपए प्राप्त किए। अगर कोई दो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करना है तो दोनों करेंसी को इंडियन रुपी में आरबीआई के रेफरेंस रेट से कन्वर्ट किया जाएगा और दोनों वैल्यू में से जो कम है उसका 1% सर्विस की वैल्यू मानी जाएगी। सब रूल 2 पे। यह एक ऑप्शनल रूल है, आप इस रूल के तहत भी वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू इस प्रकार निकाली जाएगी। 1, अगर करेंसी एक्सचेंज की वैल्यू 1 लाख रुपए तक है तो इसका 1% मूल्य माना जाएगा, लेकिन यह मूल्य 250 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, वरना 250 रुपए ही वैल्यू माना जाएगा। उदाहरण, अगर मनी चेंजर 10,000 रुपए की करेंसी बदलता है तो वैल्यू होगी 10,000 रुपए का 1% 100 रुपए, लेकिन चूंकि न्यूनतम 250 रुपए है तो वैल्यू 250 रुपए मानी जाएगी। तो यदि करेंसी एक्सचेंज की राशि 1 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक हो तो सर्विस की वैल्यू होगी 1,000 रुपए प्लस उस राशि का आधा प्रतिशत जो 1 लाख रुपए से अधिक है। राम ने 5 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवाई तो वैल्यू होगी 1 लाख रुपए तक की राशि पर 1,000 रुपए, 4 लाख रुपए का आधा प्रतिशत यानी 2,000 रुपए, तो कुल वैल्यू होगी 3,000 रुपए। नंबर 3, यदि करेंसी एक्सचेंज की राशि 10 लाख रुपए से अधिक हो तो सर्विस की वैल्यू होगी 5,500 प्लस उस राशि का 0.10% जो 10 लाख रुपए से अधिक है, लेकिन यह वैल्यू 60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सब रूल 3, जब कोई एयर ट्रैवल एजेंट हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करता है तो उसके द्वारा दी गई सेवा का मूल्य पूरी टिकट की राशि नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे डीम्ड वैल्यू माना जाएगा। यानी डीम्ड वैल्यू इस प्रकार होगा: घरेलू टिकट बुकिंग पर बेसिक फेयर का 5%, अंतरराष्ट्रीय टिकट बुकिंग पर बेसिक फेयर का 10%। बेसिक फेयर का मतलब उस हवाई किराए से है जिस पर एयरलाइन ट्रैवल एजेंट को कमीशन देती है। इसमें फ्यूल सरचार्ज, एयरपोर्ट टैक्स आदि शामिल नहीं होते। सब रूल 5, ये नियम उन लोगों पर लागू होता है जो सेकंड हैंड गुड्स की खरीद बिक्री का व्यापार करते हैं, गुड्स को वैसा का वैसा बेचते हैं या केवल मामूली प्रोसेसिंग करते हैं जिससे वस्तु की नेचर न बदले, और उन्होंने उस वस्तु की खरीद पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया होता। इस स्थिति में सप्लाई की वैल्यू है सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस। यदि यह अंतर नेगेटिव आता है तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा, यानी जीएसटी नहीं लगेगा। सब रूल 6, जीएसटी कानून के अनुसार यदि कोई टोकन, वाउचर, कूपन या स्टैंप पोस्टेज स्टैंप को छोड़कर इस तरह से जारी किया गया है कि उसे किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई के बदले भुनाया, रिडीम जा सकता है, तो ऐसे मामलों में उस टोकन या वाउचर की वैल्यू मानी जाएगी, उसके बदले मिलने वाली गुड्स या सर्विस की मनी वैल्यू। एक रेस्टोरेंट ने 500 रुपए का डिनर वाउचर जारी किया। ग्राहक ने वाउचर को रिडीम करके खाना खाया। वाउचर के बदले मिला हुआ खाना 500 रुपए का था, तो सप्लाई की वैल्यू 500 रुपए है। सावकाश। अब हम बढ़ते हैं रूल 33 की ओर, जो कि है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट। प्योर एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति जिसे सप्लाई दी जा रही है की तरफ से कोई खर्च करता है और उस खर्च को इनवॉइस में अलग से दिखाता है। अगर कुछ विशेष शर्तें पूरी होती हैं तो ऐसे खर्च को जीएसटी की वैल्यू में शामिल नहीं किया जाता। ये शर्तें हैं: वन सप्लायर
प्योर एजेंट ग्राहक की अनुमति से किसी तीसरे पक्ष को पेमेंट करता है, यानी सप्लायर ने ग्राहक की ओर से खर्च किया, जैसे सरकारी फीस देना। 2 ये खर्च इनवॉइस में अलग से दिखाया गया हो, जो खर्च उसने ग्राहक की तरफ से किया वो साफ साफ इनवॉइस में लिखा हो। 3 यह खर्च उसकी अपनी सर्विस के अलावा हो, यानी सप्लायर अपनी सर्विस देने के साथ साथ अतिरिक्त रूप से ग्राहक की तरफ से तीसरे को पेमेंट कर रहा है। तो दोस्तों, आज हमने डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई के सभी नियमों रूल 27 से रूल 33 तक को विस्तार से समझा। हमने हर नियम, हर क्लॉज और हर उदाहरण को आसान भाषा में कवर किया ताकि आपको जीएसटी की वैल्यूएशन की पूरी प्रक्रिया समझ आए। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जीएसटी DFT को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर हमें सपोर्ट करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो मिस न करें। आपके सुझाव और सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जीएसटी की दुनिया में अपडेट रहिए। नमस्ते।